नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी है पीयूषा। रविवार का दिन था। छुट्टी होने के कारण मैं इत्मीनान से अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा था। अचानक चाचा जी पर नज़र पड़ी। वे सामने उदास व शांत खड़े हुए थे। मैंने बैठने का आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, परेशान से लग रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बैठने के बाद चाचा जी ने धीरे से कहा। मैंने अखबार एक ओर रखते हुए कहा, तो कहिए ना चाचा जी। लेकिन चाचा जी शांत ही बैठे रहे। मैंने फिर से आग्रह किया, चाचा जी बताइए क्या बात है? जो दिल में है बेझिझक कह दीजिए। आपका कथन मेरे लिए आदेश है। दरअसल चाचा जी की चुप्पी मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। बेटा पवन, तूने कभी मेरी बात नहीं टाली है, इसीलिए आज भी इसी उम्मीद से तेरे पास आया हूँ। तेरी चाची का और मेरा विचार है कि तू मिताली से शादी कर ले, उसे सहारा दे दे। बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, दुनिया में एकदम अकेली है। मायके में भी उसका कोई नहीं। हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, हमारे बाद कैसे अकेले रहेगी? तब वह अकेली कहाँ जाएगी? चाचा जी ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। उनकी आंखें सजल हो उठी थीं, गला भर आया था। मैं किंकर्तव्य मूढ़ सा चाचा जी की बातें सुन रहा था और क्या कहूँ समझ नहीं पा रहा था। मेरे सामने एक ओर चाचा चाची का निर्णय था, तो दूसरी ओर मेरा प्यार जो दिल में पनप चुका था। मुझे लग रहा था कि यह बात सच है कि जीवन पथ का अगला मोड़ क्या और कैसे होगा कोई नहीं जानता। आज ऐसा मोड़ मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ था, जिसमें मुझे अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य और अपने प्यार में से किसी एक का चयन करना था। चाचा जी उठकर चले गए। मन में अनेक पुराने चित्र उभरने लगे। मेरा बचपन बहुत खुशहाल और संपन्न था। माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण सारा लाड प्यार और सुख सुविधाएं मुझे मिली थीं। पापा बैंक में मैनेजर थे और माँ कुशल गृहिणी। पापा घर के बड़े बेटे थे तथा माँ स्वभाव की बहुत अच्छी थीं, इसीलिए मेरी वृद्ध दादी हमारे साथ ही रहती थी। माता पिता के साथ दादी का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा था। पटना के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला कराया गया था। पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी थी और शुरू से ही मेधावी रहा। अच्छे अंक लाता। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और गायन में भी मेरी रुचि थी। मेरे माता पिता और अध्यापकों का प्रोत्साहन मिलता रहा। हर क्षेत्र में अव्वल होने के कारण मैं परिवार और स्कूल दोनों जगह आँख का तारा बना रहा। तभी जीवन में एक कठिन और पथरीला मोड़ आ खड़ा हुआ। अचानक एक सड़क दुर्घटना में माता पिता का निधन हो गया। उस समय मैं कक्षा 8 में था। मेरे पास इस दुख को सहने की ना तो कोई बुद्धि थी ना हिम्मत। कुछ समझ नहीं आता था सिवाय इसके कि माता पिता मुझे छोड़कर चले गए हैं। अकेला, हताश और हारा हुआ बस रोता रहता था। उस कठिन समय में दादी ने मुझे संभाला। वो मुझे समझाती, ढांढस बंधाती, पर बुढ़ापे में अकेले उनके बस का भी कुछ नहीं था। इसलिए वो मुझे लेकर अपने छोटे बेटे यानी चाचा के घर आ गईं। मैं चाचा चाची के साथ जमशेदपुर में रहने लगा। उनका भी एक ही बेटा था, पीयूष, मुझसे 2 साल छोटा। चाचा जी ने उसी के स्कूल में मेरा नाम लिखा दिया। मैंने फिर मेहनत की और अच्छे अंकों से पास होने लगा। चाचा चाची मेरे रहने, खाने पीने, पढ़ने की सारी व्यवस्था करते, परंतु मेरे और पीयूष के प्रति उनके व्यवहार में एक फ़र्क रहता। चाची अक्सर मुझे नज़रें बचाकर पीयूष को कुछ खाने के देती, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद पीयूष मुझसे शेयर करता। कोई चीज़ मुझे खिलाए बिना ना खाता, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई बन गया था। मैं चाचा चाची के किए हुए सारे भेदभाव नज़रअंदाज कर उनका आभार मानता कि उन्होंने मुझ बेसहारा को सहारा तो दिया है। अच्छे स्कूल में मुझे पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए मुझे। दादी जब तक रही मुझ पर विशेष ध्यान देती रहीं, लेकिन माँ पापा के आकस्मिक निधन से वो टूट चुकी थी। 2 वर्ष बाद वो भी चल बसी। चाचा चाची पीयूष की उच्च शिक्षा की अक्सर चर्चा करते, पर मेरे संबंध में ऐसी कोई जिज्ञासा कभी व्यक्त नहीं करते। 12वीं की परीक्षा मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास की। बीकॉम करके बैंक परीक्षा दी और जल्दी ही सरकारी बैंक का पीओ बन गया। इत्तेफाक से मेरी नियुक्ति जमशेदपुर में ही हुई।
अतः मैं चाचा चाची के साथ ही रहा। मेरी दिली इच्छा भी यही थी कि वहीं रहकर उन लोगों को सहयोग दूं, क्योंकि दोनों की बढ़ती उम्र के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी थीं। पीयूष ने बेंगलुरु से MBA किया, फिर वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा। अपनी अपनी जगह हम सब बहुत खुश थे। जल्दी ही पीयूष को अपनी एक जूनियर से प्यार हो गया। चाचा चाची ने उसकी पसंद को स्वीकार करते हुए धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। कुछ दिन रहकर वो दोनों वापस बेंगलोर लौट गए। पीयूष की शादी के बाद से मेरा मन भी कुछ खालीपन सा महसूस करने लगा। उसी दौरान कविता ने कब इसमें जगह बना ली पता ही न चला। कविता मेरी ही बस में आती जाती थी। सुंदर और सभ्य कविता उदार हृदय मालूम होती थी, क्योंकि वह हमेशा लोगों की मदद करने को आतुर रहती। कभी किसी अंधे को सड़क पार करा देती, कभी किसी बुजुर्ग या गर्भवती महिला को अपनी सीट दे देती। उसकी ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं, क्योंकि वो मेरे स्वभाव से मेल खाती थीं। धीरे धीरे हम दोनों में छोटी छोटी बातचीत होने लगी। हम बस में एक दूसरे की जगह रोकने लगे, साथ साथ आने जाने लगे। हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। मैं उसके प्रति आकर्षण महसूस करने लगा, पर संकोचवश अपने मन की बात व्यक्त न कर पाया। उसका भी यही हाल था। उसकी आंखों में प्यार और समर्पण दिखाई तो देता, पर शर्म और संकोच का बंधन उसे भी जकड़े हुए था। मैं अपने विवाह की चर्चा पीयूष से करना चाहता था, किंतु वह अपनी नौकरी और गृहस्थी में ऐसा व्यस्त था कि मुझे झिझक महसूस होती। वह घर आता भी तो इतने सीमित समय के लिए कि उससे चर्चा करना या मदद मिल पाना संभव नहीं होता। मिताली के गर्भवती होने पर चाची उसे अपने साथ ले आईं। मिताली की प्रेगनेंसी के 5 माह हो चुके थे। चाची बहुत लगन और जिम्मेदारी से उसकी देखभाल कर रही थी। नए मेहमान के आगमन की खुशी से घर में त्योहार जैसा माहौल रहता। मिताली को खुश रखने और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने में चाची चाचा दोनों तत्पर रहते। बड़ा व संकोची होने से मेरी उससे कम ही बातचीत होती। मेरे लिए वह छोटी बहन जैसी थी। जीवन बहुत सामान्य गति से चल रहा था कि अचानक एक सड़क दुर्घटना में पीयूष बुरी तरह घायल हो गया। मैं और चाचा जी तुरंत वहां पहुंचे, पर यह दुर्भाग्य था कि चोट गहरी होने के कारण उसे बचाया ना जा सका। घर में कोहराम मच गया। चाचा चाची बेसुध से हो गए और मिताली तो जैसे पत्थर की मूर्ति हो गई, शांत और गमगीन। मैं अपने साथ उन सबको संभालने की असफल कोशिश करता रहता। मिताली को समझाता कि अपने नहीं तो बच्चे के बारे में सोचो, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सुनते ही वह फिर सुबकने लगती। पीयूष के जाने से अचानक से जीवन रंगहीन और उमंगहीन हो गया था। जीवन चक्र चल रहा था जिसमें हम सब यंत्रवत अपना काम करते रहते, अपने आंसू छुपाने के लिए एक दूसरे से नज़रें चुराते। जीवन में आई ये परिस्थितियाँ मेरे मन में हलचल मचा रही थी कि चाचा जी के इस प्रस्ताव ने मुझे और ही विचलित कर दिया। वे हर समय मेरे जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो मेरी सहमति की आस लगाए बैठे थे और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा गुजरा कल आज मिताली के साथ घटित हो गया था। मैं अपने माता पिता के जाने के बाद चाचा चाची के सहारे की उम्मीद लेकर आया था, जो उन्होंने दिया भी। अगर उन्होंने सहारा न दिया होता तो जाने मेरा क्या होता। उनका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाता। वो जान भी मांगते तो बिना सोचे विचारे मैं सहर्ष दे देता, परंतु मिताली से विवाह के प्रस्ताव ने मुझे असमंजस में डाल दिया था। एक दिन उन्होंने फिर पूछा तो मैंने धीरे से कहा, चाचा जी, मिताली को मैं छोटी बहन मानता आया हूँ, भला उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। बेटा, तुम निराश करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। चाचा जी रो पड़े। मैंने उन्हें संभालते हुए कहा, धैर्य रखिए चाचा जी, स्वयं को संभालिए। इस तरह निराश होकर रोने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। मैं नहीं जानता था कि आप लोग मिताली के पुनर्विवाह पर विचार कर रहे हैं। दरअसल मेरा मित्र पंकज अपने बड़े भाई प्रसन्न भैया के लिए मिताली का हाथ मांग रहा था। 1.5 साल पहले ही उसकी भाभी का
बेटे के जन्म के समय ही निधन हो गया था। मैं तो उसके प्रस्ताव पर बिफर पड़ा था कि अभी वह पीयूष को खोने के गम से उबर नहीं पाई है। उसका बच्चा मिताली के गर्भ में है। ऐसे में मैं उसे दूसरी शादी के लिए कैसे बोल सकता हूँ। पंकज ने मुझे समझाया भी था कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी उससे निकलने का उपाय करना होगा। मेरी भाभी का बेटा प्रखर भी 1.5 साल का हो गया है। माँ उसकी देखभाल करती हैं, पर कितने दिन, वो भी बूढ़ी हो रही हैं। भैया दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं, डरते हैं कि पता नहीं दूसरी माँ प्रखर को प्यार करे ना करे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही स्थिति मिताली के साथ भी है। किसके सहारे वो पूरी ज़िंदगी काटेगी। चाचा जी, पहले मैंने जिक्र नहीं किया आपसे, अगर आपको उचित लगे तो इस प्रस्ताव पर विचार करें। पंकज ने सही कहा था कि उसके भैया और मिताली दोनों संयोगवश अपने जीवन साथी से बिछड़ आधे अधूरे रह गए हैं। उन दोनों को मिलाकर उनके जीवन को फिर से सरस बनाया जा सकता है, यही उचित होगा। उसने बहुत चिंतन मनन के बाद ये बात कही थी कि मिताली और प्रसन्न भैया एक दूसरे के बच्चों को अपनाकर जीवन साथी बन जाएं, तो उनके साथ से दोनों बच्चों का जीवन भी संवर जाएगा। चाचा जी, आपने जब मुझसे कहा तब मैंने गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार किया और मुझे भी पंकज का प्रस्ताव उचित लगा। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उनका भविष्य ज़रूर अच्छा सुखमय बनाया जा सकता है। अपनी तरफ से कहने का साहस मैं नहीं जुटा पाता। आज आपके चर्चा करने पर हिम्मत कर पाया हूँ। चाचा जी मेरी बातें शांति से सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, कहीं न कहीं संतुष्ट भी नज़र आ रहे थे। चाची, जो अभी तक पर्दे के पीछे से हमारी बातें सुन रही थीं, लपक कर मेरे सामने आ खड़ी हुईं। अधीरता से पूछने लगीं, कैसे हैं पंकज के भैया, क्या करते हैं, परिवार कैसा है, उनकी उम्र क्या है, क्या तू उनसे पहले मिला है, वगैरह वगैरह। एक साथ कई सवाल उन्होंने पूछ डाले। उन्हें पलंग पर बैठा कर मैंने कहा, चाची जी पहले इत्मीनान से बैठिए, फिर सब बताता हूँ। प्रसन्न भैया एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, बहुत नेक हृदय और सरल स्वभाव के हैं। उम्र में मेरे बराबर ही होंगे, क्योंकि पंकज मुझसे 2 साल छोटा है। पहले आप लोग उनसे मिल लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। मैं तो मिताली को देखकर चिंतित हो जाता हूँ, कैसे गुमसुम और गमगीन रहती है। पता नहीं वो राजी होगी भी या नहीं। बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, हमें ही प्रयास करना होगा उसे प्रोत्साहित करने का। जीवन की इस नई राह पर बढ़ने के लिए उसकी उम्र ही क्या है अभी। शादी के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव उसके बच्चे पर भी पड़ेगा। अभी तो बहुत उलझने हैं, अपने को अकेली और असुरक्षित महसूस करती होगी। एक औरत होने के नाते मैं उसकी मानसिक पीड़ा समझ सकती हूँ। उसे सहारा मिल जाएगा तो हम भी निश्चिंत हो पाएंगे। हम सबके प्यार, सहयोग और प्रोत्साहन से वह एक नए सामान्य जीवन की ओर अग्रसर हो पाएगी। चाची ने अपना तर्क रखते हुए कहा। मैंने भी सहमति दे दी। चाची फिर कहने लगी, तुमने एक बेटे का हर फर्ज निभाया है, हमें भी अपना एक और फ़र्ज़ निभाना है। मिताली का घर बस जाए, फिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है चाची, लेकिन अभी पहले मिताली के बारे में सोचना चाहिए। हाँ बेटा, उसे ऐसे देखकर मन दुखी होता है, पर तेरी जिम्मेदारी भी पूरी कर लेना चाहती हूँ समय रहते। कोई पसंद हो तो बता देना। कहते हुए चाची ने स्नेह से मेरा सिर सहला दिया। मैं कविता को याद कर हल्के से मुस्कुरा दिया। कुछ समय बाद साधारण तरीके से मिताली की सगाई की रस्म कर दी गई और तय किया गया कि बच्चे के जन्म के बाद विधिवत शादी होगी। इसी बीच मैंने हिम्मत जुटाकर कविता को चाची से मिलाया। चाची बेहद खुश हुई। उनकी अनुभवी आंखों ने सब भांप लिया। घर में फिर से खुशी की आहट सुनाई देने लगी। प्रसन्न भैया मिताली से मिलने घर आते। साथ आता उनका प्यारा बेटा प्रखर, जो जल्दी ही मिताली से घुल मिल गया। पीयूष को गए साल हो गया था। अब हम सबके प्यार और सहयोग से मिताली ने खुद को संभाल लिया था। प्रसन्न भैया के स्नेह भरे संरक्षण ने उसके चेहरे की चमक लौटा दी थी। समय पर उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके 2 महीने बाद
मिताली की शादी हुई। 2 बच्चों के होने से सारा घर गुलजार रहने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि मिताली खुश रहने लगी थी। बच्ची के नामकरण की चर्चा होने लगी। मैंने कहा, प्रसन्न भैया, आपने बेटे का नाम प्रखर बहुत प्यारा और सारगर्भित रखा है। बेटी का नाम भी आप ही सुझाइए। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाकर कहा, पीयूषा। है तो ये पीयूष की निशानी, लेकिन दुनिया इसे मेरी निशानी के रूप में पहचानेगी। उसका माथा चूमते हुए उन्होंने मिताली की तरफ देखा। मिताली की आंखों में प्यार और आदर झलक रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दें, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट अवश्य लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।